हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का विषय है अधिगम मीन्स लर्निंग। आज हम इस श्रृंखला का भाग 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम मीन्स लर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, इन तीन के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अन्य कारणों से भी आता है, जैसे परिपक्वता के कारण आया हुआ परिवर्तन, बीमारी के कारण आया हुआ परिवर्तन, थकान के कारण आया हुआ परिवर्तन, संवेगात्मक विकास के कारण आया हुआ परिवर्तन, मादक पदार्थ के सेवन के द्वारा आया हुआ परिवर्तन, मूल प्रवृत्ति के द्वारा आया हुआ परिवर्तन। इन तमाम प्रकार से आए हुए परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम तभी कहा जाएगा जब परिवर्तन अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण मीन्स प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के द्वारा आता है। As we know, learning stands for those relatively permanent changes which are the result of reinforced practices. Means पुनर्बलित अभ्यास के बल पर ही आपके अंदर आए हुए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। इसके अलावा हमने पूर्व के वीडियो में कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम की परिभाषा देखी थी। एक मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, लेस्टर डी क्रो एंड एलिस बी क्रो, ये दोनों पति पत्नी हैं। इनके अनुसार परिभाषा क्या है देखते हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। मीन्स लर्निंग is acquisition of habits, knowledge and attitudes. आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। यहां पर अभिवृत्ति से मतलब होता है एटीट्यूड या नजरिया। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि दो कौओं ने मिलकर के तीन बातें कही। एक बात है आदत की बात, अभिवृत्ति की बात और ज्ञान की बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। इसके अलावा गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं विलियम वुडवर्थ, जिनके अनुसार लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है।
वुडवर्थ का एक दूसरा कथन है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। इसके अलावा एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर, बी.एफ. स्किनर अधिगम व्यवहार में, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। मीन्स लर्निंग is a process of progressive behavior adaptation। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक है आइजेंक। आइजेंक आइजेंक के अनुसार नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम, अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट है आइजेंक महोदय का। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गेट्स। अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मीन्स लर्निंग is the modification behavior through training and experience। मैं साइड से हटे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है कॉल्विन। कॉल्विन कॉल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, को अधिगम
कहा जाता है। मीन्स लर्निंग इज द modification of our ready-made original behavior due to experience। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रेषी। प्रेषी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है, और व्यवहार की एक नवीन विधि प्राप्त होती है। नवीन विधि प्राप्त होती है। मीन्स लर्निंग is an experience by which change or adjustment in one work takes place and a new method of behavior is obtained। ये प्रेसी के द्वारा दी हुई परिभाषा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हमने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पे अधिगम की परिभाषा को देखा। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अब हमारा अगला बिंदु है अभ्यस्तता। अभ्यस्तता मीन्स हैबिचुएशन। अभ्यस्तता क्या होती है? देखिए, किसी उद्दीपन के बार बार उद्भासन से व्यवहार में ऐसा परिवर्तन कि उसके प्रति आपके प्रतिवर्त कमजोर पड़ जाए। प्रतिवर्त मीन्स रिफ्लेक्सेस, कमजोर पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, अभ्यस्तता कहलाता है। अभ्यस्तता कहलाता है।
हैबिचुएशन क्या होता है, इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है किसी मैरिज पार्टी में बजता हुआ डीजे। जब आप किसी शादी या बारात में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर डीजे बहुत तेज, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा होता है। आप जब जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज आ रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी का हैबिचुएशन नहीं हुआ होता है। और आपको अगर किसी दूसरे से बात करनी होती है तो बड़ी ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। लेकिन फिर 10 या 15 मिनट के बाद में आपकी बॉडी का जब हैबिचुएशन हो जाता है तो फिर वो बजता हुआ डीजे या उसका एक्सट्रीम लिमिट पर जो साउंड हो रहा है उससे आपको कोई खास परेशानी नहीं होती है। तो ये है अभ्यस्तता का एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से देना चाहूंगा। जब मार्च 99 में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में पहली पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में हुई और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जो जेट फाइटर्स हैं एवरी 15 टू 20 मिनट्स पर बहुत तेज आवाज करते हुए निकल रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा कि इतने शोरगुल में, इतनी तेज आवाज में यहां पर तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कोई कैसे यहां पर रह सकता है, क्योंकि बॉडी का हैबिचुएशन नहीं हुआ था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद बॉडी का हैबिचुएशन हो गया और प्रशिक्षण उड़ान तब भी होती रही, लेकिन तब उतना खलता नहीं था। तो इसे ही कहते हैं अभ्यस्तता। हमारा अगला बिंदु है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। सबसे पहली बात तो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। दूसरा बिंदु है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली प्रक्रिया है। पॉइंट 3, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण होता है। चौथा बिंदु, अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया आधारित प्रक्रिया है। क्रिया आधारित प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सपोज करो ये बालक है, ये अपनी सारी किताबें अपने पास इकट्ठा करके लेट जाता है। तो क्या ये सारी किताबें उसे स्वतः ही याद हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन किताबों को याद करने के लिए उसे क्रिया करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया आधारित प्रक्रिया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक होता है। वह नकारात्मक होता है। सपोज करिए कोई बालक है, वो अगर प्रार्थना सीख रहा है
तो इसका मतलब है ये सकारात्मक अधिगम है, सकारात्मक अधिगम है। और अगर वही बालक गालियां या अपशब्द सीख रहा है तो ये नकारात्मक अधिगम, नकारात्मक अधिगम है। अगला बिंदु है अधिगम समाज के सापेक्ष होता है, समाज के सापेक्ष होता है। अर्थात बालक अगर कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है तो भी वो समाज से सीख रहा है, जैसे प्रार्थना है, बड़ों का सम्मान करना है, ये जो भी वो सीख रहा है समाज से ही सीख रहा है। और अगर कुछ बुरी चीजें सीख रहा है जैसे गालियां देना, अपशब्द बकना, तो ये भी वो समाज से ही सीख रहा है। इसीलिए कहा जाता है अधिगम समाज के सापेक्ष होता है। इसके अलावा हमारा अगला बिंदु है अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण दिया था कि कोई बालक है अपनी सारी किताबें लेकर के लेट जाता है, तो क्या वो बिना क्रिया किए ही उसको वो सारी किताबें याद हो जाएंगी? नहीं। इसीलिए कहा जाता है अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। हमारा अगला बिंदु है अधिगम में सीखने की विधियां सम्मिलित होती हैं, विधियां सम्मिलित होती हैं। अगला बिंदु है अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार ये तीनों अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है अधिगम प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है, अनुभवों का संगठन है। अधिगम व्यापक होता है, अधिगम व्यापक होता है, मीन्स संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र में परिवर्तन।
इसके अलावा अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम में समायोजन होता है। तो ये बहुत सारी विशेषताओं पर हमने चर्चा की। अधिगम की ये विशेषताएं हैं। वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जय हिंद।